निशा राजपूत शादी से पहले क्या थी मैम? मैं एक छोटे से गांव की लड़की थी। पापा मेरे किसान थे। पापा के साथ बड़ा हेल्प किया मैंने, खेती भी किया है, अच्छा। गाय भैंसों का काम भी किया है। मम्मी के साथ घर के कामों में भी मैंने काफी हेल्प की है। मेरी बचपन में पापा ने एक कुंडली बनवाई, उसमें लिखा था कि इस लड़की के भाग्य में नौकरी का योग नहीं है। जब मेरी शादी हुई तो वहाँ पे मैंने देखा वहाँ का भी कल्चर मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट, की बहू को एक दायरे में रहना चाहिए, बहू को घर के बाहर नहीं निकलना, घूंघट में रहना है। तो मैंने कहा यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्या। स्टिचिंग तो ठीक है, पर ये निशा राजपूत कोचिंग क्लासेस का आइडिया कैसा है आप? एक्चुअली मैंने एकेडमी तो स्टार्ट किया ही नहीं था, मैंने तो बुटीक स्टार्ट किया था। लोगों को मेरा काम अच्छा लगा, मेरी स्टिचिंग अच्छा लगा, मेरी फिनिशिंग और फिटिंग पर वो बहुत इम्प्रेस हो गए। तो फिर वहां से मेरे ही क्लाइंट बोलने लगे कि मेरी बहू को सिखाओ, मेरी बेटी को सिखाओ, या खुद मुझे भी सिखाओ। मैम आप आज तक कितने लोगों को कोचिंग दे चुके हैं? अभी तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को कोचिंग दे चुकी हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। मैम आज आप एक मदर हैं, एक वाइफ हैं, बहू भी है, साथ ही साथ भी एक बिजनेस वुमेन भी है, तो कैसे मैनेज करती हैं आप ये सब चीजें? अभी तो इजीली मैनेज हो जाता है क्योंकि अभी सब लोग साथ में हैं, फैमिली सपोर्ट है। लेकिन जब स्टार्ट किया था तब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैम मैंने देखा है कि आप 1 मिनट ब्लाउज बनाना सिखाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? काफी लोगों को मैंने देखा भी है स्टिचिंग की वीडियोस बनाते हैं तो उसमें सॉन्ग ऐड कर देते हैं, बट उससे मुझे लगा कि उससे लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ इंटरटेनमेंट हो रहा है। तो वहां से मुझे एक आइडिया आया कि मैं कुछ ऐसा करूँ कुछ रील्स के थ्रू भी उनको कुछ ना कुछ सिखा रही हूँ। और ये मैं आज के यूथ को भी बताना चाहूंगी कि अगर आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको एक कदम उठाना है और बस आपको एक शुरुआत करनी है। शुरुआत जरूरी है। वेलकम मैम, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट आप हमारे पॉडकास्ट में आए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। निशा जी, वैसे सब आपको जानते हैं, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। स्टिल आप अपने बारे में बताना चाहें अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स को? थैंक यू सो मच अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। आपको भी धन्यवाद, हमारे पॉडकास्ट में आए आप। थैंक यू। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं लोगों के कपड़े स्टिच करने के साथ साथ उनके ड्रीम आउटफिट भी डिज़ाइन करती हूँ। उसके साथ साथ मैं लोगों को ट्रेनिंग भी देती हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से। अगर कोई भी एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है वो मेरी एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन भी है और उसके साथ साथ मैं ऑफलाइन भी सिखाती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया भर से मेरे पास ऑफलाइन के लिए आते हैं और उसके साथ साथ मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हूँ जिसमें दुनिया भर से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरी प्ले स्टोर पर ऐप है जिसके थ्रू मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ उनको रिकॉर्डेड वीडियो भी देती हूँ ताकि वो कोई भी क्लास उनका स्किप हो जाता है या बाद में वो एज अ प्रैक्टिस उन रिकॉर्डेड वीडियोस को वॉच करके वो अपनी लर्निंग को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। मेरी प्ले स्टोर पर ऐप है निशा राजपूत कोचिंग के नाम से। मेरा एकेडमी भी निशा राजपूत कोचिंग के नाम से ही है और उसी के साथ साथ मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से ट्रेनिंग देती हूँ। ऑनलाइन में लाखों लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, लाखों लोगों को मैं ट्रेनिंग देकर उनको आत्मनिर्भर बना चुकी हूँ। बहुत अच्छा बताया निशा जी। जैसे कि ना सबका ड्रीम होता है, तो आपका बचपन से ही फैशन डिजाइन बनना था? एक्चुअली स्टिचिंग मुझे बचपन से थोड़ा सा आता था, बेसिक स्टिचिंग का नॉलेज था, बट मैं एक साइंस साइड की स्टूडेंट थी तो मुझे कुछ अलग करना था। फैशन इंडस्ट्री में मेरा नॉर्मली ऐसा नहीं था कि मुझे एक फैशन डिज़ाइनर बनना है, सिर्फ बेसिक मुझे अपने तक ही सीमित रखना था। बट ये चीज़ें मेरी शादी के बाद स्टार्ट हुई क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। एक्चुअली मेरी शादी एक छोटी सी शर्त पे हुई थी कि मैं जॉब नहीं करूंगी, और आपको पता है कि जब एक साइंस साइड के स्टूडेंट होते हैं तो उनका क्या मतलब एक काफी बड़े सपना ड्रीम्स होता होते हैं, मैं भी साइंस का ही हूँ। हाँ जी। तो बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं कि मुझे एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करना है, तो बिल्कुल सेम मेरा भी यही था। लेकिन छोटी छोटी ऐसी चीज़ें मेरे साथ बचपन से ही हुई, जैसे मेरी बचपन में पापा ने एक कुंडली बनवाई, उसमें लिखा था कि इस लड़की के भाग्य में नौकरी का योग नहीं है। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि शायद से मैं जॉब नहीं कर पाऊँगी, और फिर शादी ही एक ऐसी शर्त पर हो गई कि लड़की को जॉब नहीं कराना है। तो मेरे पास शादी के बाद कोई एक ऐसा ऑप्शन बचा ही नहीं था क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। तो मुझे एक इस सिलाई को ही एक पैशन बनाना था और मैंने फिर यही फील्ड चुना और फिर इस फील्ड में
कुछ ऐसा किया जाए जो बहुत आगे तक मुझे लेके जाए, जो मेरी फेस वैल्यू बनाए, मुझे इंडिपेंडेंट बनाए। तो मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी फेस वैल्यू बनाऊं, लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो वहां से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की और एक मशीन से की। और ये मैं आज के यूथ को भी बताना चाहूंगी कि अगर आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको एक कदम उठाना है और बस आपको एक शुरुआत करनी है। शुरुआत जरूरी है। तो अगर आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो और डे बाय डे आप उस पर काम करते हैं, आप हर रोज 1% बेहतर काम कीजिए, एक दिन पहले से बेटर आप काम कीजिए, तो आप धीरे धीरे अपने आप को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। और सेम मैंने किया। निशा जी, जैसे आपने बताया ना कि आप साइंस से पढ़े हैं, आपकी शादी एक शर्त पे जॉब नहीं करनी है, स्टिचिंग तो ठीक है, पर ये निशा राजपूत कोचिंग क्लासेस का आइडिया कैसा है आपके पास? ये आइडिया एक्चुअली मैंने एकेडमी तो स्टार्ट किया ही नहीं था, मैंने तो बुटीक स्टार्ट किया था। बट लोगों को मेरा काम अच्छा लगने लगा, लोगों को मेरा काम अच्छा लगा, मेरी स्टिचिंग अच्छा लगा, मेरी फिनिशिंग और फिटिंग पर वो बहुत इम्प्रेस हो गए। तो फिर वहां से मेरे ही क्लाइंट बोलने लगे कि मेरी बहू को सिखाओ, मेरी बेटी को सिखाओ, या खुद मुझे भी सिखाओ। तो वहां से मुझे ऑफलाइन का आइडिया मिला एंड ऑनलाइन मैंने तब स्टार्ट किया जब लॉकडाउन आया। उसके बाद से फिर लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, या मतलब नहीं निकल पा रहे थे, चाह क्या नहीं रहे थे, वो सिचुएशन ही ऐसी थी हाँ जी। कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो वहां से मैंने फिर ऑनलाइन का स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आने शुरू हो गए कि मैम आप क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हो? तो फिर मैंने कहा हाँ दे देंगे। तो फिर वहां से मतलब मुझे आइडिया मिला कि क्यों ना ये चीज स्टार्ट की जाए। तो फिर मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्टार्ट हो गया और आज मैंने लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया। और उनको मतलब जब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं और लेने के बाद जब कॉल करते हैं कि मैम आपसे सीखने के बाद मैंने अपना बुटीक रन किया और मेरी अर्निंग इतनी डबल हो गई है, या मैं पहले घर पे कर रही थी, अब आपसे सीखने के बाद मैंने एक बुटीक ओपन किया तो अब मैं बहुत अच्छा अर्निंग करने लग गई हूँ, आपसे जुड़कर मेरी लाइफ चेंज हो गई है, तो खुद को बहुत अच्छा लगता है। मैम, आप आज तक कितने लोगों को कोचिंग दे चुके हैं? अभी तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को कोचिंग दे चुकी हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। 1 लाख लोग? Yes. कभी सोचा था आपने इतने लोगों को कोचिंग दे बिल्कुल दूंगी? नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगी और हाँ जी। इतने सारे लोगों को ट्रेन कर चुकी होंगी, इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे मिली थी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बट मैम, जैसे कि आप देखते हैं ना कि आपके इतने लाखों फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, आपने कहा कि 1 लाख लोगों को मैं कोचिंग दे चुकी हूँ, तो यहाँ तक पहुँचने में आपने कहा कि मैं ना एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया, और जब काफ़ी जो ड्रीम था आपका, शादी हुई कि ऐसे इसी जगह पे कि आपको जॉब नहीं करनी है, तो यहाँ तक पहुँचने में आज जिस पोजीशन पे हैं, तो आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? क्या क्या प्रॉब्लम है? स्टार्टिंग में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि एक तो ट्रेनिंग नहीं लिया था मैंने, फैशन डिज़ाइनिंग या कुछ स्टिचिंग का कोई भी ट्रेनिंग नहीं लिया था। तो जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की तो स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। लोगों ने जो डिज़ाइंस मुझे दिए, उस डिज़ाइंस को मुझे सीखने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था। तो वो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। देन फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया। और मेरा जो काम करने का तरीका है वो लोगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि लोगों को कि 32 साइज़ है तो आपको ये मेजरमेंट लेने हैं, 34 साइज़ है ये मेजरमेंट लेने, 36 में ये मेजरमेंट लेने हैं। बट मैंने उस चीज़ पे जब काम किया तो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई कि मैंने वो सेम फॉर्मूला 32 में यहाँ पे भी यूज़ किया और 32 में वहाँ पे भी यूज़ किया, तो मुझे वो प्रॉब्लम आने लगी कि एक में बहुत अच्छे से बैठ गया और दूसरे में क्यों नहीं बैठा। तो ये क्यों का मतलब मेरे माइंड में ये रहता था कि मतलब कोई एक ऐसा कुछ होगा कि जो सबके साथ बिल्कुल फिट होगा, कि मैं एक बार कोई भी आउटफिट स्टिच कर रही हूँ और उसके ऊपर बिल्कुल बढ़िया से बैठ रहा है और उनको फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही अच्छी लग रही है। तो मैंने बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया। हालांकि मुझे इसमें बहुत टाइम लगा सीखने में, क्योंकि अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करना। फिर मुझे पता चला कि जैसे हमारे फेस के फीचर्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी है, किसी से किसी का मैच ही नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं कि मैम फर्मा सेल कीजिए, मैम आप कुछ ऐसा चार्ट बना के दीजिए जिसमें हम चार्ट में ये चेक कर पाए कि इस साइज में हम इतना शोल्डर ले, इतना आर्म होल लें। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबके फीचर्स अलग अलग हैं। आसमान में जितने तारे हैं, क्या उतने फरमेज बन सकते हैं? नहीं। तो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू करो। फिर उसके बाद जब स्टूडेंट मेरी ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उनको वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, वो सारी चीजें समझ में आने लग जाती हैं कि हाँ ये तो सच है कि हम अगर बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट लेंगे, तो एक ही बारी में फिटिंग आने वाली है।
मैम जैसे आज आप एक ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं आपके, तो निशा राजपूत शादी से पहले क्या थी मैम? मैं एक छोटे से गांव की लड़की थी हम्म। और बचपन पूरा मेरा गांव में ही बीता है। पापा मेरे किसान थे, तो मतलब पापा के साथ बड़ा हेल्प किया मैंने, खेती भी किया है, अच्छा। गाय भैंसों का काम भी किया है, मम्मी के साथ घर के कामों में भी मैंने काफ़ी हेल्प की है। और बचपन मेरा काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा है, क्योंकि हमारा जो गांव है उसमें सिर्फ 40 या 45 घर होंगे, बहुत छोटा सा गांव है। और उसमें कोई ऐसी फैसिलिटी भी नहीं है, कोई भी एक शॉप नहीं है कि अगर हम घर का राशन भी लेते थे तो हम 10 से 12 किलोमीटर दूर एक मार्केट में जाते थे और महीने भर का राशन लेकर हम घर पे आते थे। कहाँ पर है मैम ये तो गाँव ये आपका? खतौली में है। अच्छा। खतौली के पास एक गांव है, मतलब खतौली एक कस्बा है और वहीं से हमारी शॉपिंग भी होती थी। और उस खतौली से 12 किलोमीटर दूर हमारा गांव था और गांव का रास्ता बड़ा आड़ा टेढ़ा था, मतलब वहां पर जल्दी से कोई जाना पसंद नहीं करता था। तो वहां पे मतलब काफी डरावना जिसको बोलते हैं ना, जो वहां की सड़क है वो बहुत डरावनी है, मतलब इधर उधर ऐसे जिग जैग में बनी हुई है और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, खेत और मतलब इस तरीके का स्ट्रगल हुआ है कि मैं उसी रोड से स्कूल जाना और आना, और तपती धूप, बरसात है या फिर ठंडी का मौसम है, मतलब डेली स्कूल जाना ही है। तो वो मेरा बड़ा स्ट्रगल भरा रहा है, क्योंकि डेली स्कूल जाना, और बस भी हमारी गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर, मतलब बस स्टैंड जो था वो गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर था। तो पहले आप घर से बस स्टैंड जाते थे, बस पैदल स्टैंड जाते थे? वहां से फिर बस मिलती थी, और अगर बस मिस स्किप हो हो गई। गई या मिस हो गई तो फिर पैदल जाना होता था। कभी कभी प्रैक्टिकल होता था, कभी कभी तो घर चले जाते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि आज जरूरी जाना है, एग्जाम है। आज एग्जाम है या प्रैक्टिकल टाइम है, तो फिर मतलब फिर पैदल ही जाना होता था स्कूल तक। तो वो काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा है। उसके बाद जैसे तैसे करके मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ, फिर कॉलेज में भी मेरा काफ़ी दूर एडमिशन हुआ, वहाँ भी वही सेम सिचुएशन थी मेरे साथ। तो वो चीज़ें मैंने काफ़ी देखी है। मतलब गांव में काफ़ी स्ट्रगल करती हैं लड़कियां, बहुत स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि उसमें घर का काम भी उनको करना होता है। जेंट्स लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं और फिर उसके बाद घर पे आ जाते हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ होती है वो अपने पति के साथ खेत में भी जाती हैं और फिर उसके बाद वो घर पे आके और घर का पूरा काम करती हैं, गाय भैंसों का काम करती हैं। तो वो सेम चीज़ें हमने भी की है। मेरी मम्मी ने, मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है कि मम्मी खेत में भी जा रही है, पापा के साथ काम भी कर रही है और फिर उसके बाद घर पे आ रही है, फिर गाय भैंसों का काम कर रही है, फिर खाना भी बना रही है। तो वो सारा स्ट्रगल मैंने देखा। तो मुझे लगता था कि अगर मैंने होम साइंस ले लिया तो शायद से मैं भी इन्हीं सब चीज़ों में फंस के रह जाऊंगी। तो मुझे थोड़ा सा अलग करना था, इसीलिए मैंने साइंस साइड को चुना। जबकि गांव की लड़कियां मोस्टली 99% होम साइंस लेती हैं। मेरे पूरे गांव की जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी उन सब ने होम साइंस लिया, सिर्फ मैंने ही साइंस लिया। और मैं अलग ही दुनिया में, ख्यालों में मतलब एक अलग ही दुनिया बसा अलग रही ही थी। दुनिया बसा रहे थे आपकी, मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना बनना है है, बाकी मुझे सबसे। ऐसा नहीं करना है और मुझे बाकी लोगों से बिल्कुल अलग करना है। तो यही रीज़न था। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी ही एक ऐसे घर में हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शादी के बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगी, यहाँ पर रहकर तो नहीं कर सकती हूँ। तो फिर जब मेरी शादी हुई तो वहाँ पे मैंने देखा वहाँ का भी कल्चर मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट, कि बहू को एक दायरे में रहना चाहिए, बहू को घर के बाहर नहीं निकलना, घूंघट में रहना है। तो मैंने कहा यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्या। तो फिर एक लड़की के लिए ये सिचुएशन आती है, जब एक लड़की की शादी होती है तो वो 10 लोगों के बीच में जब जाती है तो या तो वो अपनी मनमानी करे तो फिर वो लड़ाई वाला सिस्टम हो जाता है। लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे जॉइंट फैमिली में रहकर ही सब कुछ चेंज करना था। तो मैंने जॉइंट फैमिली में रही। मैं आज भी जॉइंट फैमिली है हमारी, हम आज भी साथ में रहते हैं। तो जॉइंट फैमिली में रहकर सबकी सोच को बदलना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसको बदलने के लिए मुझे काफ़ी साल लगे। एकदम से जाकर अगर आप किसी के घर में जा रहे हो और आप एकदम से अपनी मनमानी कर रहे हो तो वो चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके, जैसे मैंने उनको सिलाई के लिए मनाया कि मैं सिलाई कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे जो दहेज में मशीन दी है मैं इस मशीन से ही शुरू करूँगी, मैं कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करूँगी। और उस मशीन से अर्निंग कर करके मैंने अपने बिजनेस में लगाया और उस बिज़नेस को बहुत आगे तक पहुंचाया। तो उस मशीन से ही मैंने शुरू किया था और फिर लोगों ने मतलब मेरी फैमिली मेम्बर ने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, अगर तू घर का काम कर रही है और घर का काम करने के बाद फ्री टाइम में अगर ये वाला काम कर रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। बट धीरे धीरे करके जैसे काम बढ़ने लगा, अर्निंग आने लगी, तो वो लोग
की सोच थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी। फिर वो थोड़ा मुझे हेल्प कर रहे थे, मेरा सपोर्ट कर रहे थे और बोल भी रहे थे कि तेरे को आज अर्जेंट देना है ना, तो चलो खाना मैं बना लेती हूँ, तुम अपना काम कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। मैम, जैसे कि आपने बताया था कि आपकी शादी इस कंडीशन पे हुई थी कि आप जॉब नहीं करेंगी, आप एक हाउसवाइफ बन के रहेंगी, तो क्या सब एक बार में राजी हो गए थे आपके इस आइडिया से, या आपको भी प्रॉब्लम फेस करी आपने? नहीं, एक बारी में तो रेडी नहीं हुए थे। एक्चुअली मैंने उनको मनाया कि मैं घर के काम भी करूंगी और सारी चीज़ें मैं टाइम पे बिल्कुल फिनिश करूंगी, घर के काम भी करूंगी, खाना भी बनाऊंगी, लेकिन जो मेरा फ्री टाइम रहेगा सिर्फ उसको मुझे यूज़ करना है। तो स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ दोपहर का टाइम लिया और जब धीरे धीरे काम मतलब बढ़ने लगा और लोगों को मेरा काम अच्छा लगने लगा, मेरे पास बाहर से भी काम आने लगा, तो मुझे अपने घर में स्पेस की बहुत बड़ी कमी रहने लगी। तो मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैंने, क्योंकि तभी शादी हुआ और फर्नीचर पूरा नया था, तो मैंने फर्नीचर बेचने की सोची। अपने घर का फर्नीचर बेचने की? आपके रूम का? आपने जैसे आपने बताया कि आप जॉइंट फैमिली में थे, तो जी, सब एग्री तो हो गए? मैंने एग्री नहीं, मैंने उनको बताया नहीं। मैंने अच्छा। बताया नहीं कि मुझे फर्नीचर बेचना है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने उनके साथ बात शेयर की तो वो मना ही करेंगे कि फर्नीचर नहीं बेचना है, क्योंकि जब शादी होकर आती है लड़की का जो फर्नीचर होता है वो काफी टाइम तक चलाते हैं। कुछ घरों में होता है ना कि नहीं ये नहीं बेचना, हाँ ये जी। तो मम्मी पापा ने दिया था ना, मतलब ये दहेज का निशानी है, तो वो चीज थी। बट मैंने सोचा कि अगर मैं इसे नहीं बेचूंगी तो मुझे जगह नहीं मिलेगी, और अगर जगह नहीं मिली तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। बट मैंने वो फैसला लिया, मैंने अपने घर का फर्नीचर बेच दिया। और फर्नीचर बेचने के, जैसे ही फर्नीचर बेचा वैसे ही वो लोग जब फर्नीचर लेने आए मेरे घर पे, तब जाकर मेरी फैमिली को पता चला कि फर्नीचर सेल कर दिया आपने? इसने फर्नीचर आपने सेल कर बताया भी दिया नहीं है। फर्नीचर सेल करने से नहीं पहले? नहीं नहीं, जब वो लोग घर पर लेने के लिए आए तब मैंने बताया कि मैं फर्नीचर बेच चुकी हूँ और मैं पैसे भी ले चुकी हूँ। तो जब वो फर्नीचर लेने के लिए आए तो बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ। मतलब उन्होंने मेरी फैमिली को वालों को भी कॉल कर दिया, मेरे मायके में भी कॉल कर दिया, मेरे मम्मी पापा भी आए, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बहुत दिनों तक मुझसे बात नहीं की गई, तो बहुत गुस्सा हुए। लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। स्पेस मुझे चाहिए था, मुझे स्पेस मिल चुका था। मैंने कुछ पैसे अपने अर्निंग से, मतलब स्टिचिंग से मैंने कुछ पैसे लिए और वही मैंने थोड़ी थोड़ी मशीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने पीको की मशीन ली, ओवरलॉक मशीन ली। स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टिचिंग में सबके पास होनी चाहिए अगर आप एक फैशन डिजाइनर बनना चाहते हो। तो मेरे पास तो सिर्फ एक बेसिक सी मशीन थी, लेकिन शुरुआत उससे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो एक ही मशीन से शुरुआत कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे पीको की मशीन लेना स्टार्ट किया, फिर ओवरलॉक मशीन लिया, एम्ब्रॉयडरी मशीन लिया। तो जैसे जैसे मेरी अर्निंग बढ़ती रही वैसे वैसे मैंने अपने मशीनें लेना स्टार्ट कर दिया और थोड़ा स्पेस मुझे मिल ही चुका था। फिर मैंने एक छोटा सा बैच भी बनाया। जैसा मैंने बताया कि जब मैंने शुरुआत की थी इस फील्ड में, जब मैं आई थी और मेरे काम को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो लोगों ने चाहा कि मैं उन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस भी दूं। तो मैंने एक बैच से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में घर पे। कितने फिर बच्चे बैक टू थे? बैक में एक बैच में स्टार्टिंग में 5-6 बच्चे हो गए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, तो मैंने धीरे धीरे और भी सामान बाहर करना शुरू किया। जैसे मैंने टेबल भी बेच दिया, टीवी ट्रॉली उस टाइम पे, अब वैसे वाला टीवी नहीं देते थे बोल वाला, वैसे ट्रॉली देते थे और उसके साथ एक टीवी होता था। तो वो टीवी ट्रॉली और टीवी सब मैंने बेच दिया स्पेस बनाने के लिए। तो जब मुझे धीरे धीरे स्पेस मिल गया तो मैंने अपने पूरे घर को बुटीक बना दिया। मतलब हर जगह मशीनों की आवाज़ें आ रही हैं, कपड़े फैले हुए पड़े हैं, धागे फैले हुए पड़े हैं, बुकरम, मतलब पूरा जो स्केल, सिलाई का पूरा सामान मेरे, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे ये घर नहीं, ये एक बुटीक है। और ये देख के घर वाले क्या बोलते थे और आपके? घर वाले तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन हस्बैंड को बहुत होता था, क्योंकि मैंने अपने फ्लोर पे ही उस बुटीक ओपन किया था। तो जब वो ऑफिस से आते थे तो बहुत गुस्सा करते थे। उनका टाइम होता था ठीक रात को 10 बजे आना। तो जैसे ही वो आते थे तो बहुत गुस्सा करते थे। जब देखते थे ना घर पूरा फैला हुआ पड़ा है, कहते थे यही चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी, इसीलिए मुझे हाउस वाइफ चाहिए थी, क्योंकि मुझे घर साफ सुथरा चाहिए।
तो जैसे ही वो आने का टाइम होता था मैं बड़ी खुरपाती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं अलार्म भरती थी 9:30 का। तो 9:30 का जैसे ही अलार्म हुआ मैंने अपना स्टिचिंग काम बंद किया और अपना घर पूरा मैनेज करना स्टार्ट किया। तो जब भी वो 10 बजे आते थे उससे पहले उनको घर बिल्कुल साफ सुथरा मिलता था। तो मैं नहीं चाहती थी कि रोज रोज लड़ाई झगड़े हों या फिर वो गुस्सा करें। तो पहले से ही मैं सारी चीजें मैनेज करके रखती थी। मैंने थोड़ा सा भी ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि लोग गुस्सा करें मेरे ऊपर। तो मैंने फ्री टाइम को सिर्फ यूज करना स्टार्ट किया। बट धीरे धीरे जैसे अर्निंग बढ़ती रही वैसे वैसे मेरे फैमिली वाले मेरे सपोर्ट में रहने लगे। फिर जब घर में मैनेज नहीं हो रहा था, लोग बाहर से आने लगे। कभी कभी क्या होता था, रात को भी बेल बज जाती थी, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि ये तो घर में ही कर रही है काम, तो कभी भी अर्जेंट काम है तो घर पे ही आ जाओ। तो वो चीज मेरी फैमिली वालों को बहुत खलने लग गई, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि थक जाते हैं, रेस्ट चाहिए होता है, बैल बजी घर की तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो फिर मैंने एक और बड़ा फैसला लिया। फिर मैंने सोचा कि चलो अब इस बुटीक को घर के बाहर भी लेकर जाते हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से और अपनी फैमिली वालों से ये बात शेयर की, तो सबको मेरी बात ये अच्छी लगी कि हाँ ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि काम अब अच्छा चलने लगा था। तो फिर हमने घर के बाहर एक शॉप ली और वो सारा सामान मैंने अपनी शॉप में शिफ्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद से निशा बुटीक अपने घर के बाहर भी नाम कमाने लगा था, और बहुत अच्छा, मतलब लोगों को लग रहा था कि एक छोटी सी कॉलोनी में ऐसा बुटीक कैसे हो सकता है। मतलब हमने जो लॉकडाउन के बाद जो बुटीक बनाया था उस बुटीक को 4 फ्लोर में बनवा दिया था। 4 फ्लोर तो में 4 फ्लोर में। और ये डिसीजन भी मेरा खुद का ही था। मैं चाहती थी कि मैं एक फ्लोर, क्योंकि जब बुटीक बहुत जोरों से चल रहा था ना, कि स्पीड पकड़ लिया था उस टाइम पे, कि लोग बहुत दूर दूर से मेरे पास आने लगे थे। तो मुझे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक ही छत के नीचे मेरा स्टाफ बैठा हुआ है, वहीं पे मैं एकेडमी भी है मेरा, मैं ट्रेनिंग भी वहीं पे दे रही हूँ, मैं अपने क्लाइंट भी वहीं पे अटेंड कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा होच पोच हो गया था। बट मैंने वहां पर डिसीजन लिया कि अब मैं इस बुटीक को 4 फ्लोर में बनवाऊंगी। तो लोगों ने बोला कि अरे 4 फ्लोर में करेगी क्या, इतना बड़ा बुटीक कहीं देखा है, और ये तो इतना बड़ा बुटीक तो चलेगा ही नहीं, ये तो बहुत बड़े बड़े मॉल में या बहुत बड़ी बड़ी जगह पे होता है, एक छोटी सी कॉलोनी में ऐसा बुटीक कौन बनवाता है। बट मैंने नहीं माना, मैं अपनी बात पे ऊपर थी। तो मैंने डिसीजन लिया और मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया उस टाइम पे। तो फिर हमने वो जब 4 फ्लोर में बनवाया, सबसे नीचे मैंने रिसेप्शन बनवाया, उसके बाद मैंने एकेडमी बनवाया, ऑफलाइन एकेडमी था, कलेक्शन भी रखा मैंने काफ़ी फैब्रिक का, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पास एक रूम में काफ़ी वैरायटियों में फैब्रिक हो, ताकि मैं जब भी कुछ अलग डिज़ाइन करने की सोचूं या जब भी मेरे माइंड में कुछ भी क्रिएटिव चल रहा हो तो मैं अपना फैब्रिक लूँ और फटाफट से उसे बनाना शुरू कर दूं, मुझे बार बार मार्केट ना जाना पड़े। फिर मैंने टॉप पर बुटीक बनवाया। तो अप्स डाउन इतने ज्यादा होने लगे थे कि सबसे ऊपर टॉप पे ये गलती मैंने कर दी थी एक्चुअली। मुझे लगा था कि मैं नीचे की तरफ बुटीक रखूंगी, लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो टॉप के फ्लोर पे चला गया। अब टॉप के फ्लोर पे बुटीक है और ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन है, तो मतलब कम से कम 35 टाइम्स 40 टाइम्स मैं अप डाउन पूरा करती थी। तो मैं मतलब लग रहा था मुझे कि शायद से अब नहीं हो पाएगा इतना ज्यादा अप डाउन। मुझे लग रहा है कि मुझे बुटीक 4th फ्लोर से 1st फ्लोर पे लाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट बार बार, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जब आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, जैसे मेरा बुटीक का काम है, मेरा एकेडमी का काम है, और उसके साथ साथ मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन का भी चलने लगा था धीरे धीरे। तो उस टाइम पे जब बन रहा था बुटीक, तब इतना नहीं आया कि शायद से बुटीक ज्यादा अच्छा चलेगा या फिर एकेडमी ज्यादा अच्छा चलेगा। तो ये तो मेरा अभी जब हम ऑनलाइन में आ गए ना, तब मुझे लगा कि हाँ अब मुझे ऑनलाइन में आना चाहिए और मुझे एकेडमी में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अभी मैं वैसे बुटीक भी चला रही हूँ और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी दे रही हूँ। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं। आपने बताया कि आपकी शुरुआत एक मशीन से हुई, जैसा बताया। आज कितना बड़ा बुटीक है और कितना बढ़िया आप आज 3000 स्क्वायर फीट में मेरा इंस्टीट्यूट है, बुटीक है जी। आज एक मशीन से 3000 स्क्वायर फीट, जहाँ पे आपको एक फ्लोर में स्टार्टिंग करनी पड़ी थी। मैम, जैसे कि आपने घर से शुरुआत करी थी, पहला कस्टमर कैसे मिला आपको? पहला कस्टमर सबको याद रहता है, फर्स्ट अर्निंग सबको याद रहती है, यूट्यूब की अर्निंग फर्स्ट, या फिर आपका फर्स्ट क्लाइंट है। तो फर्स्ट क्लाइंट मुझे आज भी याद है, जब मैंने घर से ही शुरू किया और मैंने जैसे मैंने शाम को बोर्ड लगाया तो सुबह ही मेरे पास एक क्लाइंट आया, और वो क्लाइंट शिरडी जा रहा था। ऊपर वाले से मतलब ऊपर वाले का और मेरा बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी इसी पॉडकास्ट में। एक्चुअली मेरा जो जन्म हुआ है वो 27 अगस्त 1986 को हुआ है, और ठीक रात को 12 बजे, उस दिन जन्माष्टमी था, और जन्माष्टमी वाले दिन भी ठीक रात को 12 बजे, मतलब टाइम बिल्कुल एकदम मैच हो रहा था। तो ये मुझे पता चला, सब गांव वाले बताते हैं कि ये लड़की ठीक रात को 12 बजे हुई थी, जन्माष्टमी को हुई थी, और यहाँ पे पूरे गांव में हो रहा था कि लड़का ही होगा,
लेकिन ये लड़की हो गई। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और ऊपर वाले का थोड़ा सा कनेक्शन है। तो जब मेरे पास फर्स्ट क्लाइंट आया वो शिरडी जा रहा था। अच्छा। तो शिरडी जा रही थी और उसने मुझे बताया कि ये मैं शिरडी जा रही हूँ और शिरडी भी मैं पहली बार जा रही हूँ, तो आप मेरे ब्लाउज को बहुत अच्छे से स्टिच करना। तो वो ब्लाउज मैंने बहुत अच्छे से स्टिच किया, बार बार मेजरमेंट लिया उनका, क्योंकि फर्स्ट क्लाइंट था तो मैं चाहती थी कि एक ही बारी में फिटिंग आए। तो बार बार उनका मेजरमेंट लिया और मेजरमेंट में कोई गलती ना हो, इसलिए मैंने 2-3 बार मेजरमेंट लिया। फिर उसके बाद उनका ब्लाउज स्टिच करने के बाद भी उस मेजरमेंट से बार बार मैच किया कि मेरा क्लाइंट एक बार पहने और उसको एक ही बारी में फिटिंग, और वही हुआ। उन्होंने जब ब्लाउज पहना उनको एक ही बारी में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फिटिंग आई और वो बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे 70 रुपीज़ दिया और वो 70 रुपीज़ मेरी सफलता की तरफ मेरा पहला कदम था। 70 रुपीज एक ब्लाउज स्टिच करने के? Yes. ये कितने साल पुरानी बात है? ये 2009 की बात है। 2009 में, तो आज करीब 15-16 साल हो गए हैं। 200 रुपए के बराबर रख रखना। और आपकी मतलब पहली इनकम 70 रुपए थी आपकी। मैम 70 रुपीज से आपने स्टार्ट किया, आपका जब आपके ड्रीम स्टार्ट हुए, तो किसने आपको सपोर्ट किया था और किसने आपका मोरल डाउन किया? जैसे कहते हैं ना कि कई लोग होते हैं कि यार क्या कर रहे हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं होती किसी की मेहनत, या स्टार्टिंग भी नहीं होता कि यार टांग खींचते हैं, तो कौन लोग थे ऐसे? एक्चुअली मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। इस मामले में मैं पूरा क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, क्योंकि जैसे जैसे मैंने ग्रोथ करना शुरू किया अपने बिजनेस में, तो मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्ट में आ गई थी। इनफैक्ट आज मेरे हस्बैंड और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है। लेकिन मोरल डाउन मेरा अभी ऐसे तो लोग बोलते हैं, जब हम अपना किसी को भी गोल बताते हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो सब लोग बोलते हैं कि अरे ये क्या पॉसिबल है। तो वो काफ़ी लोगों ने बोला। इनफैक्ट जो मेरे साथ काम कर रहे थे, मेरी टीम में जो भी थे, जब मैं बताती हूँ कि हाँ जब मैं घर से काम करी थी, तब भी मैंने 1-2 लोगों को टीम में रखा था। तो वो टीम को जब मैं बताती थी कि मेरा ये करके ऐसे ऐसे करके मेरा एक गोल है, तो मैं वो अचीव करना चाहती हूँ, तो बोलते नहीं मैम ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कोई हो सकता है। तो वो चीज़ें हुई हैं, बहुत लोगों ने बोला है, बट जब आप अचीव कर लेते हैं तब सब कुछ ठीक होने लग जाता है, तब सब कुछ ठीक हो जाता है। कभी ऐसा लगा कि यार नहीं हो पाएगा, अपने यार फ्रस्ट्रेट हो गया, छोड़ो खत्म करो, कभी का टाइम आता है ऐसा सबके लाइफ में? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो अप्स डाउन आना फैक्ट है। मतलब अप्स डाउन तो आएंगे ही, मतलब ऐसे है तो इंसान डैडी है। मतलब जब तक अप्स डाउन आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। अभी देखो जैसे थॉमस एडिसन है, उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके वो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो वो चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में होता है। जैसे मैंने शुरुआत में मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया, मैंने कहीं से कोई फैशन डिजाइनिंग कोर्स नहीं किया था, तो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है। और मैंने जो काम करना शुरू किया वो बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया है। तो वो चीज़ हुई है कि जब आप कोई भी काम की शुरुआत करते हो तो स्ट्रगल आपकी लाइफ में आता ही आता है। और अगर वो नहीं आ रहा है या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, तो इसका मतलब नॉर्मल चल रही है लाइफ, आप कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। बड़ा करना है तो आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा और प्रॉब्लम्स आनी ही चाहिए। मैम आज आप एक मदर हैं, एक वाइफ हैं, बहू भी हैं, साथ ही साथ भी एक बिजनेस वुमेन भी हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं आप ये सब चीज़ें? अभी तो इजीली मैनेज हो जाता है, क्योंकि अभी सब लोग साथ में हैं, फैमिली सपोर्ट है। लेकिन जब स्टार्ट किया था तब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, उसके साथ साथ एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस भी है जिसके ऊपर मुझे बहुत ध्यान देना है। तो वो चीज़ें, मेरा स्ट्रगल काफ़ी रहा है उस टाइम पे, क्योंकि जब मैंने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया तो उसमें मेरे साथ एक और काम एक्स्ट्रा जुड़ गया। मुझे वीडियोस बनाना है, वीडियोस को एडिट करना है, उसमें अपलोड भी करना है, और उस टाइम पर तो वॉइस ओवर भी होता था। तो वीडियो बनाकर मैं अपने घर के ऊपर छत पे, जहाँ पे गमले रखे रहते हैं, कड़ी धूप में मैं वहां पर वॉइस ओवर करती थी। और कई बार तो घंटों की वीडियो होती थी, स्टिचिंग की वीडियो बहुत टाइम की होती है, तो घंटों की वीडियो में मैं वॉइस ओवर करती थी वहां पे पूरा, मतलब गर्मी में। तो वो स्ट्रगल मेरा काफ़ी रहा है मेरी लाइफ का, और मैं वो कभी भूल नहीं पाऊंगी। और वही सेम स्ट्रगल मेरा तब भी रहा है जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया। गर्मी थी, दिल्ली की गर्मी आपको पता है, मई जून का महीना, और सबसे ऊपर की जो फ्लोर है वहां पे मैं ऑनलाइन क्लासेस देती थी। और उसमें भी मेरे पास माइक नहीं था, क्योंकि हमारी सारी सेविंग हमारे बुटीक को बनाने में लग गई थी।
तो मैंने स्टार्टिंग में माइक भी नहीं लिया था, फैन भी बंद कर देती थी क्योंकि वॉइस अच्छे से आए, स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड वीडियो अच्छे से मिले, वो भी बंद कर देती थी, गेट भी बंद कर देती थी, और ऊपर से मेरी स्टीम प्रेस ऑन रहती थी। तो आप सोच ही सकते हो कि गर्मी है, मई जून की गर्मी में फैन भी बंद है, गेट भी बंद है, प्रेस ऑन है, और मैं कंटिन्यू क्लासेस दे रही हूँ। तो वो स्ट्रगल मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा रहा है। मैम आज क्लासेस की बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया क्लासेस भी देती हैं, तो आपकी क्लासेस की फीस कितनी है? और अगर कोई है जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है आपकी फीस देने के लिए, तो उसके लिए आप क्या हेल्प करते हैं? जैसे कि आपने बताया कि आपने खुद एक बहुत मेहनत करी है इसके लिए, तो उसके लिए कोई कुछ आप हेल्प करती हो? 1 ईयर फैशन डिजाइनिंग कोर्स हम ऑनलाइन भी कराते हैं और ऑफलाइन भी कराते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑफलाइन करना है तो मतलब इंडिया के कोने कोने से मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। 1 ईयर कंप्लीट कोर्स है सिर्फ मेरा ऑफलाइन के लिए। Okay. लेकिन ऑनलाइन में शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रॉपर 1 ईयर फैशन डिजाइनिंग कोर्स भी कर सकते हैं, जिसकी फीस हमारी 24,000 है। लेकिन वही कोर्स अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से करते हैं, वो फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लोग लाखों रुपए ले रहे हैं, लेकिन मेरा जो फीस है वो एकदम रिजनेबल है। उसमें भी अगर किसी को ये लगता है कि 24,000 हम नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट में भी लेते हैं। तो आप EMI के थ्रू भी दे सकते हैं। हमारी ऐप के थ्रू ही आप वहाँ पे EMI का ऑप्शन भी आता है, तो स्टूडेंट वहाँ पे EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं और पूरा 1 ईयर फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैम ये भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं है, तो मंथली के कोर्सेज भी होते हैं। मंथली 2,000 रुपीज से स्टार्ट होता है, तो पर मंथ की फीस देकर भी आप पूरा कंप्लीट 1 ईयर फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं मैम 2,000 भी हम 2,000 अफोर्ड मुश्किल है देना, नहीं हाँ। मुश्किल ही कर पा रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे क्लास लेते हैं ना, वो खुद बताते हैं कि मैम 1 या 2 महीने की फीस हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद से हमारी अर्निंग इतना स्टार्ट हो जाती है कि हम आपकी फीस 1 दिन 2 दिन में ही निकाल लेते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि स्टिचिंग बहुत महंगी हो गई है। हाँ जी। तो एक सूट नॉर्मल सा भी सूट स्टिच करे तो 1,000 रुपीज लोग ले रहे हैं घर में। तो अगर 2 सूट भी अगर हमने स्टिच किए मंथ में, तो उतना तो फीस निकल ही जाता है। Right. बट अगर फिर भी लग रहा है लोगों को कि भाई ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अभी स्टार्टिंग में अर्निंग कहाँ से करेंगे, 2,000 रुपीज भी नहीं है, तो मेरा यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ पे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं और सीखकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इनफैक्ट रिसेप्शनिस्ट और कॉलिंग टीम मुझे बताती है कि मैम आपकी वीडियो से लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें कॉल करके बताते हैं कि मैम की वीडियो से मैंने ये चीजें सीखी है, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, फिनिशिंग और फिटिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई है। तो इस तरीके से सिखा रहे हैं। बट अगर कई बार ऐसे होता है कि हम ऑनलाइन में, बहुत लोगों का होता है कि ऑनलाइन में कैसे सीखेंगे, ऑनलाइन में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी मंथ में 2-3 बार ये ऐसे वर्कशॉप भी आती हैं जिसका चार्जेस बहुत ही मिनिमम होता है। कई बार हम 9 रुपीज का ऑफर भी निकाल देते हैं फेस्टिवल में, 150 रुपीज, 99 रुपीज, ऐसे एक छोटी सी 1 दिन की वर्कशॉप होती है जो स्टूडेंट अटेंड करते हैं और उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमारा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम सीख तो रहे हैं ऑनलाइन में, पर पता नहीं सीख भी पाएंगे या नहीं, तो स्टार्टिंग वो वर्कशॉप से कर सकते हैं। 1 दिन का वर्कशॉप अगर ज्वाइन कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है हमारा क्लास, तो फिर वो 1 ईयर फैशन डिजाइनिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं और मुझे बताते भी है। कई बार मैं डाउट लेती हूँ ना, तो वो बताते हैं मैम आपकी वर्कशॉप ज्वाइन की थी, वो मुझे इतनी अच्छी लगी, फिर मैं यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया आपका, और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत अच्छा अर्निंग भी करने लगी हूँ। मैम मैंने देखा है कि आप 1 मिनट में ब्लाउज बनाना सिखाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? 1 मिनट में ब्लाउज बनाना आप सिखा? एक्चुअली पहले मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी, तो वो गाने डालती थी, उसमें सॉन्ग ऐड करती थी। काफी लोगों को मैंने देखा भी है, स्टिचिंग की वीडियोस बनाते हैं तो उसमें सॉन्ग ऐड कर देते हैं, बट उससे मुझे लगा कि उससे लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो वहां से मुझे एक आइडिया आया कि मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ रील्स के थ्रू भी उनको कुछ ना कुछ सिखा रही हूँ, Right. कुछ वैल्यू ऐड हो रही है लोगों के लाइफ में। तो वो चीज मैंने स्टार्ट की और वो लोगों को इतनी पसंद आई कि मैं 1 मिनट में हुडी बनाना सिखा रही हूँ, 1 मिनट में लहंगा बनाना सिखा रही हूँ, 1 मिनट में उनको कुर्ती ब्लाउजेस स्टिच करना सिखा रही हूँ, और लोग कर रहे हैं। तो आप 1 मिनट से बहुत अच्छा सीख रहे हैं। आपकी रील देख के लोग ब्लाउज बना सकते हैं, हुडी बना सकते हैं, बना रहे हैं। हाँ जी। मैम आपके हिसाब से आपका कोर्स अगर कोई करता है या फिर आपको फॉलो करता है, तो कितने टाइम लगता है, कितने दिन, कितने वीक में एक नॉर्मल लेडी एक प्रोफेशनल बन जाती है स्टिचिंग के अंदर? एक एवरेज अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 महीने में वो एक ऐसा हो जाता है कि अगर वो बिल्कुल जीरो है, उनको फैशन डिजाइनिंग या स्टिचिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मिनिमम 3 से 4 महीने लगते हैं उनको एक प्रॉपर बुटीक ओपन करने में। कि अगर वो 3-4 महीने की ट्रेनिंग लगातार ले रहे हैं तो उनको ब्लाउजेस
कुर्ती और बॉटम्स, ये 3-4 चीजें होती हैं जो बेसिकली फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर उनको बुटीक रन करना है तो ये 3 चीजों के लिए 3 महीने इनफ है। 3 से 4 महीने लगते हैं वो बुटीक चला सकते हैं, क्योंकि बुटीक में सबसे ज्यादा ब्लाउजेस, कुर्ती और पैंट्स आते हैं। फिर उसके बाद अगर वो फैशन डिजाइनिंग वाली उसमें जा रहे हैं, जैसे वो चाहते हैं कि मैं इस बुटीक को अब नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहती हूँ, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा और टाइम लगता है। तो ये 1 ईयर का कोर्स होता है जिसमें बेसिक और एडवांस और ड्रैपिंग तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं। जब मैं फैशन डिजाइनिंग कोर्स कराती हूँ स्टूडेंट्स को, तो वहां पे बेसिक और उसके साथ साथ एडवांस और उसके साथ साथ फिर ड्रैपिंग भी होता है। तो ये 1 ईयर में पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर वो कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। मैम जैसे हमने सुना ना कि सिलाई बुनाई कढ़ाई एक वर्ड, ये बचपन से सुना है चीज, कैसे भी ये काम औरतों के काम है कि आदमी भी कर सकते हैं इन चीज को? मेल्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, मेल्स भी डिजाइनर हैं। मेल्स भी कर रहे हैं आपके इसके अंदर। अच्छा मैम, एक औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इतना जरूरी क्यों है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्योंकि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाती हैं। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं, और उसके अलावा वो अपने खुद के डिसीजंस ले पाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो खुद से कर सकती है, और अपना जो भी गोल है उनका, जो भी वो अचीव करना चाहती हैं, वो भी कर सकती हैं। मैम आज निशा को सब जानते हैं, निशा राजपूत एक ब्रांड है। आपका लाइफ का सबसे हार्ड टाइम क्या था? हार्ड टाइम था जब मैं सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर रही थी। जब मैंने आपको बताया कि मैं घर मैनेज कर रही थी, मैं एक हाउसवाइफ भी थी, मैं एक माँ भी थी, और उसके साथ साथ मैं एक बिजनेस भी ग्रो कर रही थी। तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत स्ट्रगल वाली रही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कम लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में सपोर्ट करते हैं। तो धीरे धीरे करके जब लोग उनको लगने लग जाता है कि हाँ अब ये कुछ कर सकती है, तब फैमिली वाले भी सपोर्ट में रहते हैं। तो वो चीज मेरे साथ भी हुई है। स्टार्टिंग में मैंने खुद से किया है स्ट्रगल, और फिर धीरे धीरे करके उस चीज को मैंने आगे बढ़ाना शुरू किया। मैम जैसे ना लोग सोचते हैं कि एक ये सिलाई करना घर का काम है, सिर्फ ये एक साइड पार्ट टाइम ही है, काफी लोग एक हिसाब से ये है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि स्टिचिंग एक स्किल है। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं। राइट। और अगर आप इस फील्ड में बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आपका माइंड भी क्रिएटिव होना चाहिए। अगर आप कपड़ों के साथ खेल रहे हैं, कपड़ों को कोई भी आकार दे रहे हैं, और आपका जो भी माइंड में जो भी आपका ड्रीम है वो आप कपड़ों के थ्रू उसको एक शेप देकर उसको कंप्लीट कर रहे हैं, सो देन आप एक बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। और मैम आज जैसे कि आपने तो बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करी है, कई लोग भी आपके देख के इंस्पायर होकर करना चाहते हैं, करना चाहेंगे बेसिकली, मैं ये कहूँगा, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि कई होता है ना सोसाइटी की वजह से, घर वालों की वजह से लोग कई अपने ड्रीम्स को खत्म कर देते हैं कि चलो नहीं हो पाएगा, या क्या लोग क्या सोचेंगे, एक बार ना 4 लोग क्या कहेंगे, क्या लोग क्या सोचेंगे, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये एक ऐसी फील्ड है जो आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर सकते हो, इनफैक्ट एक मशीन से शुरू कर सकते हो और बहुत आगे तक जा सकते हो। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है और आपके अंदर करने का जज्बा है तो सच में आप इस फील्ड में बहुत आगे तक जाओगे, क्योंकि आज की डेट में स्टिचिंग, फैशन डिजाइनिंग सबसे आगे तक जा रहा है। ये फील्ड इतनी अच्छी है कि आप इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हो। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बस आपको एक छोटी सी शुरुआत करनी है। इस फील्ड को आप घर से शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, सिर्फ एक सिलाई मशीन से शुरू किया, और धीरे धीरे करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं लोगों की सोच बदल जाती है। बस आपको एक छोटा सा कदम उठाना है और शुरुआत करनी है। शुरुआत कीजिए, भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं। मैम काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा, जो पॉडकास्ट देखा काफ़ी इंस्पायर्ड होंगे कि आपका एक बेसिकली मैं कहूँगा कि 0 से हीरो तक का सफ़र, 70 रुपए से 7 डिजिट तक का सफ़र आपका बहुत अच्छा, बहुत रहा। काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी आपके इस पॉडकास्ट से। और मैम ने बहुत सही बात बोली कि जो अपनी हेल्प करते हैं भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं। सोसाइटी तो बोलती रहती है, सोसाइटी आपको अपना ना ध्यान दे, और धीरे धीरे ना सर्कमस्टेंसेस आपके साथ सपोर्ट में आते ही जाएंगे। बस जो चीज़ चाहिए वो आपको अपने पे बिलीव रखना है कि मैं कर लूंगा, आज नहीं तो कल कर ही लूंगा उसके अंदर में। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।